नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक और कहानी जिसे उषा माहेश्वरी जी पुंगलिया द्वारा लिखा गया है और इस कहानी का शीर्षक है पिघलता हुआ सन्नाटा। तो प्रस्तुत है यह संदेशपरक कहानी पिघलता हुआ सन्नाटा। सुबह होने से पहले ही शहर की सड़कों पर हलचल मच जाती है। नीम अंधेरे ही कई कदम अपने रोज़गार की तलाश में निकल पड़ते हैं, विशेषकर अखबार वाले। कई घरों में लोगों की नींद ही अखबार के आ पड़ने की आवाज़ के साथ ही खुली है। शहर की आम बस्तियों में दिनचर्या इसी तरह शुरू होती है। घर में अखबार के आने की आवाज़ गूंजी तो रमन बाबू बिस्तर से उठ खड़े हुए। अपने नीचे खिसके पायजामे को ऊपर खींचते हुए दरवाजे की तरफ लपके। अखबार उठाया, ऐसे उत्साह से खोला जैसे सामने के पृष्ठ पर उन्हीं की तस्वीर छपी हो। समय ने अवाक होकर देखा। कई घरों में समय इसी तरह गुजरता है। उनकी पत्नी भी उठ बैठी। उन्होंने अपनी साड़ी ठीक करते हुए पूछा, चाय बना लाऊं? उनकी गुड मॉर्निंग इसी तरह होती है। रमन बाबू ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, व्हाई नॉट? पत्नी स्वाति ने रमन बाबू के चेहरे की ओर देखा। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई मलाल नहीं, किसी प्रकार का गम नहीं। शिकायत भी वे कभी नहीं करते, परंतु स्वाति के उदास निराश मन के आकाश में जाने कितने गिले शिकवे बादलों की तरह उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाना चाहती है, किंतु घर का सूनापन उसे पकड़ता है। घर में दोनों पति पत्नी के अलावा कोई तीसरा प्राणी नहीं। बच्चे की किलकारी इस घर में गूंजी नहीं। बहुत कोशिशों के बावजूद यह घर आंगन खाली ही रहा। 3 कमरों का मकान भरपूर भौतिक साधनों से भरा, अब कचरे का ढेर लगता है। एक वक्त था जब जीवन में उमंगे थी, उत्साह सागर की तरंगों सा लहराता था। आंखों में सपनों की चमक थी। विरंग बिरंगे सपने जाने कहाँ चले गए। भरे पूरे परिवार में बहू बनकर आई थी वह। सास ससुर ननद देवर सभी से घर चहकता था, किंतु समय का बहाव और प्रकृति के नियमों ने धीरे धीरे पेड़ के टूटे पत्ते की तरह सबको जुदा कर दिया। माँ बाबूजी नहीं रहे, ननदें ससुराल चली गई। देवर भी अपनी नौकरी के पहले बेंगलोर और बाद में अमेरिका चला गया। यहाँ था तो कभी दिवाली पर तो कभी होली पर आ ही जाता था, किंतु अब तो कभी कभार फ़ोन पर ही बात होती है। इस घर को बनाते वक्त रमन बाबू ने और उनकी पत्नी ने ऊपर एक कमरा विशेष सुविधाओं से युक्त बनाया था, ताकि उनका भाई जब भी सपरिवार आए उसे कोई तकलीफ न हो, जैसे वह कोई मेहमान हो। सच ही बड़े होकर व्यक्ति अपनों के लिए भी मेहमान ही तो हो जाता है। भौगोलिक दूरियों ने हमारे छोटे छोटे सुखों को ले लिया है। साथ रहते हुए कोई औपचारिकता नहीं रहती, किंतु दूर जाने पर ये ही अजनबी बना देती हैं। जो भाई छोटे से बड़े होते हुए नहीं संकोच उनसे पैसा मांग लेता था, वही आज सामने आने पर खुलकर बात भी नहीं करता। नई दुनिया, नए लोग और शायद बड़े हो जाने का एहसास औपचारिक बना देता है। बरसों हो गए, अब तो उसकी सूरत देखने को तरस गए। ये उसका हर छुट्टियों में इंतज़ार करते, किंतु वह आने का संदेश तो भेजता है, आ नहीं पाता। अब उन्हें लगने लगा है कि उनके इस नए मकान को, उनकी पारिवारिक जिंदगी को कोई ग्रहण लग गया है। तभी तो अकेलापन, सूनापन उनके घर में पसरा है। दोनों पति पत्नी नौकरी में हैं। दिन तो अति व्यस्तता में बीत जाता है, किंतु छुट्टी का दिन अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। मन मस्तिष्क की
कोरों में अंधेरों का गाढ़ापन उभर आता है। घनी बदली सी मन आँखों में आंसुओं की गंगा जमुना बन जाता है। दर्द का एहसास गोला बन दिल में फंस जाता है। समय की गति फिर भी नहीं रुकती, यही मरहम का काम भी करती है। रमन बाबू अपने को अखबार में एक एक शब्द में व्यस्त ज़बरदस्त रुचि लेते हुए छुट्टी का दिन व्यतीत करते हैं। स्वाति अपने को घर गृहस्थी के कामों में उलझाए रखती है। स्वाति सोचती ज़्यादा है, कामों में लगी हुई भावनाओं में बह जाती हैं। अभी चाय बनाते हुए उसने इतना कुछ सोच लिया। रात देवर सुधांशु का फ़ोन आया था। जब जब उसका फ़ोन आता है वह और उदास हो जाती हैं। स्वाति ने एक और गैस पर चाय चढ़ाई और रसोई के बारे में सोचने लगी। आज रसोई में क्या बनेगा? आलू के पराठे बनाएं या दही भल्ले? पुलाव भी बनाया जा सकता है। सब्जी कौन सी बनेगी? वगैरह वगैरह सोचती हुई उसने साथ ही साथ अपने दांत पर ब्रश भी कर लिया। दांतों को खूब रगड़ा उसने, फिर मुंह भी धोया। चाय के उबलने से पहले ही केतली उतार कर रखी और 2 कप प्लेट भी रखे। चाय में उबाल आया तो भाप को देखते हुए सोच गई, काश हम भी इस भाप की तरह होते, जिसकी गति पल भर की परंतु कितनी ऊपर जाती है। एक वो पहाड़ से जिंदगी ढो रही है। चाय लेकर पहुंची तो पति ने कहा, जापान में भूकंप आ गया। सुनकर स्वाति ने कहा, तो मैं क्या करूं? रमन बाबू ने कहा, कैसी बातें करती हो स्वाति? स्वाति ने फिर सुनकर कहा, कैसी बात करती हूँ? जापान में भूकंप आया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ मेरी जिंदगी ही भूकंप बनी हुई है, उसका क्या? कभी तुम्हें दिखाई देता है? रमन बाबू ने मुलायम आवाज में समझाया, आजकल तुम ज्यादा ही सोचने लगी हो। भला हमारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि उसे भूकंप कहा जाए? सुनकर स्वाति ने शर्मिंदगी महसूस की। सच ही तो है, ऊपर से एकदम शांत दिखाई देने वाली जिंदगी, सभी सुविधाओं से भरा पूरा घर, और क्या चाहिए? उसने स्वयं को डांटा। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिसे भूकंप कहा जाए। नहीं, भूकंप तो बिल्कुल नहीं। हाँ, घर में बच्चे के बिना एक दर्द का पहाड़ है जो उसके सीने पर चट्टान की तरह पड़ा है। कभी लगता काला ऊंचा पहाड़ है जिसके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी कारा में बंद घुटन सी महसूस होती, जहां जिंदगी थमी हुई सी लगती है। रमन बाबू ने कहा, स्वाति, हमें जापानियों से सीख लेनी चाहिए। जानती हो, इनमें इतना धैर्य होता है कि बड़े से बड़े भूकंप का सामना शांतिपूर्वक कर लेते हैं। एक हम हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। स्वाति ने पति को चाय पकड़ाकर खुद अखबार खींचा। भूकंप का तांडव तस्वीरों में प्रकाशित था। उजड़े परिवारों की दारुण गाथा को कई रूपों में देखा, पढ़ा, तो उसे अपना दुख कम लगने लगा। उसके संतान नहीं है तो क्या हुआ? वह किसी को गोद तो ले सकती है, किसी अनाथ बच्चे को पाल सकती है, लेकिन ये भरे पूरे परिवार एक ही पल में उजड़ गए। जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास हुआ। उसने चाय पीते हुए पति की ओर देखा, जो चाय पीते हुए एकदम शांत दिखाई दे रहे थे। उसे अपने मन का सन्नाटा पिघलता हुआ लगा। अभी आपने सुनी उषा माहेश्वरी जी पुंगलिया द्वारा लिखित यह संदेशपरक कहानी पिघलता हुआ सन्नाटा। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद।
अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।